ये लड़की कहती कि मैं जॉब पर थी और मेरी एक चची का फ़ोन आया और उसने मुझे बताया कि तुम्हारा शौहर जो है वो दूसरी शादी कर चुका है। ये बात मेरे ऊपर एक बिजली की तरह गिरी कि मैंने अपने माँ-बाप के कहने पर अपने शौहर के भाई से निकाह कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ आपके साथ अदनान और आज आपको एक यूके नेशनैलिटी होल्डर लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि उसके साथ क्या बना और वो आपकी राय माँग रही है कि उसे क्या करना चाहिए। एक लड़की जो कहती है कि मैं 6 साल की थी जब मैं यूके गई। मेरे वालिद पहले वहाँ से थे, सेटल हो गए, वहाँ की नेशनैलिटी मिल गई। उसके बाद वो मेरी वालदा को और मुझे भी वहाँ ले गए और मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। मैं अपने वालिदैन के साथ यूके शिफ्ट हुई तो मेरे वालिदैन ने मेरी तालीम जो है उसके ऊपर बहुत तवज्जो दी। मुझे मदरसा भेजा गया, वहाँ पर दीनी तालीम दिलवाई गई, उसके साथ-साथ जो आम तालीम होती है वो भी दिलवाई गई। मैं वक़्त के साथ-साथ घर के काम-काज में भी अपनी वालदा का हाथ बटाती थी और मदरसे जाना, पर्दा करना, ये सारी चीज़ें थी जैसे-जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी। और बीच में एक बार ऐसे हुआ कि मेरी वालदा के हाथ पर चोट लगी और उस दौरान 1.5 से 2 महीने मैंने लगातार अपनी अम्मी के साथ किचन में काम किया। अब इस किचन में काम करने से मुझे खाने पकाने और खाने खाने का बहुत शौक हो गया। अब मैं जैसे ही अपनी तालीम मुकम्मल की तो मुझे लगा कि मुझे शेफ़ की कोर्स जो है, शेफ़ का डिप्लोमा जो है वो करना चाहिए, तो मैंने वो शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ मेरे वालिद जो थे और वालदा, हम 3 लोग थे एक घर में और हमारे इतने ज़्यादा अखराजात नहीं थे। मेरे वालिद जो पैसे कमाते उसमें जो बचत होती वो अपने रिश्तेदारों को भेजते और उधर मेरी वालदा जो थी वो जो पैसे कमाती थी उसमें से अगर कुछ बच जाते तो वो अपने रिश्तेदारों की मदद पाकिस्तान में करते थे। मैंने इसके बाद शेफ़ का कोर्स कंप्लीट कर लिया और उसके बाद मेरी भी जॉब लग गई और जॉब चलते-चलते कुछ ही वक़्त गुज़रा था कि मेरी इनकम मेरे माँ और बाप से दोनों से ज़्यादा हो गई थी। और इसके साथ-साथ मैं अपने वालिदैन की खिदमत कर रही थी, घर के अखराजात को मैनेज कर रही थी, सब कुछ हो रहा था और पाकिस्तान में भी लोगों की हेल्प कर रहे थे हम लोग। और इसी दौरान मुझे पता चला कि मेरी जो खाला है, उनका बेटा जो है वो स्टडी वीज़े पर यूके आ रहा है। अब वो यूके पहुँचा और उसका नाम फुरकान था। फुरकान जो है यूके पहुँचने के बाद हमारे ही घर में रहने लगा, क्योंकि हमारे घर में जगह थी, मसला ही कोई नहीं था। तो वो यूनिवर्सिटी भी जाता, उसके बाद वापस आता, हमारे घर में रहता और कुछ छोटी-मोटी जॉब भी कर रहा था। और इसी दौरान वो हमारे घर में, जैसे मैं कोई काम कर रही हूँ, मेरी दोस्ती उससे हो गई, हमारी अच्छी गपशप होने लगी और कुछ वक़्त गुज़रा कि मेरे वालिदैन ने मुझे बिठाया और मुझसे कहा कि बेटा, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो क्या फुरकान से तुम्हारी शादी कर दें? तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। फुरकान क्या, मेरे वालिदैन कहीं भी कहते तो मैं उन्हें कभी भी इनकार ना करती, क्योंकि उन्होंने मेरी तरबियत ही ऐसी की थी। और मैं 5 टाइम की नमाज़ की पाबंद थी और मैंने देखा कि फुरकान जो है वो भी 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता था और किसी के साथ गलत बयानी नहीं करता था, किसी को फ़ज़ूल में डाँटता नहीं था, कोई ऐसी हरकत नहीं थी। मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। और इसके बाद उन्होंने मेरी मंगनी कर दी और मंगनी के बाद मुझे वो दिन ब दिन और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा और मुझे ऐसे लगता था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे लिए ही बना हुआ है। और कुछ वक़्त गुज़रा तो उसके बाद मेरे वालिदैन ने कहा कि आप दोनों की शादी कर दें। मेरी तो राय थी कि हम पाकिस्तान जाके शादी करें, लेकिन शादी के बगैर फुरकान का पाकिस्तान आना थोड़ा मुश्किल था। तो वहीं पर हमारी शादी कर दी गई और उसकी जगह वलीमा जो है पाकिस्तान में भी किया गया और अब वहाँ यूके में भी किया गया। सब बहुत खुश थे और शादी के बाद अल्लाह ताला ने 1 साल के अंदर ही हमें एक बेटी से नवाजा। बेटी हमारी आँखों का तारा थी। हमारे घर के अंदर चहल-पहल होने लगी और मेरे जो शौहर थे उनकी भी उसके बाद नेशनैलिटी अप्लाई कर दी गई, वो भी ओके हो गए। अब मैं और मेरा शौहर जो है वो स्टडी ख़त्म करने के बाद जॉब करते और वो मेरा इसी शेफ़ के कोर्स के अंदर मेरा जो काम था ना उसमें मेरी हेल्प करते। मैं पढ़ाने लग गई थी वहाँ पर। कुछ वक़्त गुज़रा, उसके बाद हम पाकिस्तान आए। पाकिस्तान आने के बाद मैंने और मेरे शौहर ने फ़ैसला किया कि हम ना यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं। रेस्टोरेंट खोलकर, क्योंकि फुरकान का एक भाई था और वो गाँव में अकेले रहता था। अब हमने रेस्टोरेंट खोलने का इरादा किया। रेस्टोरेंट खोलकर हमने कहा कि यहाँ पर इसके भाई को सेटल कर देंगे और उसके बाद हम चले जाएँगे वापस। ये यहाँ पर काम करते रहेंगे, क्योंकि बहुत से रिश्तेदारों के बच्चे और भी थे जो इसी तरह से फ्री थे, कोई जॉब वगैरह नहीं थी। तो हमने एक हाईवे के ऊपर जगह देखी, वहाँ पर रेस्टोरेंट की शुरुआत की, रेस्टोरेंट खोला और उस रेस्टोरेंट से इतना अच्छा रिटर्न हम फीडबैक मिला कि हमने उसमें और ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी। हमें इस रेस्टोरेंट को वर्किंग हालत में लाते-लाते तकरीबन 2 साल गुज़र चुके थे। हमारी बच्ची जो है वो भी बड़ी हो रही थी। एक रोज़ मैं अपने शौहर के साथ उसी रेस्टोरेंट में, क्योंकि मैं और मेरा शौहर दोनों शेफ़ थे, हम दोनों किचन में भी काम करते थे, वहाँ की मैनेजमेंट भी देखते थे, सब कुछ देख रहे थे और लोग हमारे रेस्टोरेंट पे खाना खा के फ़ख्र महसूस करते थे कि इतनी अच्छी रेसिपीज़ के साथ, इतनी अच्छे जायके के साथ हमें खाना कहीं और नहीं मिलता। अब मैं एक रोज़ काम ख़त्म करके घर आई हूँ तो मेरी बेटी बीमार थी और मैं आकर उसके ख़्यालों में लग गई और पीछे किचन के अंदर किसी लड़के से गैस जो है वो लीक हो गई। गैस लीक हुई, कुछ देर के बाद एकदम से धमाका हुआ और किचन के अंदर आग लग गई। एक 16-17 साल का नौजवान जो था वो इस किचन के अंदर फँस गया।
वो हमारे पास वेटरी करता था और किचन में वो किसी काम से गया था। अब वो अंदर जल रहा है और उसको कोई बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। तो मेरे शौहर जो है उन्होंने एक बार हिम्मत की और उस आग के अंदर कूद गए और उस लड़के को खिड़की से बाहर फेंका और फिर उन्होंने खुद बाहर आना चाहा, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सके। कुछ देर के बाद थोड़ी सी आग धीमी हुई तो उनको निकाला गया और जब निकाला गया तो वो अच्छे खासे जल चुके थे। कोई हॉस्पिटल नज़दीक ना होने की वजह से उनको ले जाते अच्छी खासी उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी। अब जब हॉस्पिटल पहुंचे वहाँ पर उनको देखा गया, वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए, क्योंकि वो एक अच्छा खासा डीप जले हुए थे, तो वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए। मेरी दुनिया उजड़ गई थी। अब मैं देखूं कि मैं क्या करूं। मैं और मेरी बेटी, मेरे घर वालों ने कहा कि आप इद्दत पूरी करो। मैंने घर में रहकर इद्दत पूरी की और मेरे घर वालों ने, मेरे सब रिश्तेदारों ने मेरा बहुत ध्यान बटाया, मेरा ख्याल रखा कि मुझे फुरकान की याद से बाहर निकाला जा सके। लेकिन वो शख्स मेरे साथ इतना मानूस था, मैं उससे मानूस थी कि मैं उसको भूल ही नहीं पाई एक लम्हे के लिए भी। अब 4 महीने जो इद्दत के थे वो गुजरे हैं। उसके बाद मैं घर में बैठी हुई हूँ और मेरे चचा और मेरे अब्बू और कुछ और रिश्तेदार जो हैं वो आके बैठ गए मेरे पास और मुझे कहा कि बेटा हम चाहते हैं कि तुम्हारा सर जो है इसको ढक दे। अब मैंने उनसे कहा कि मैंने तो चादर ली हुई है, लेकिन वो कहते कि हमारा ये मतलब नहीं है, हम चाह रहे हैं कि तुम्हारी शादी कर दें। अब मैं अभी खामोश सोच ही रही थी कि ये क्या कह रहे हैं, तो उससे अगला जो जवाब था वो मेरे वालिद का आया कि हम सब ने फैसला किया कि फुरकान के भाई जो रिजवान है उससे तुम्हारी शादी कर दी जाए। अब मैं परेशान हो गई। अब मुझे अगर वो शादी का कहते तो शायद मैं सोचती, लेकिन मेरे शौहर के भाई के साथ जो शादी का कह रहे थे उसे सोचकर मैं एक बार हिल गई। मैंने उनसे कहा कि मुझे थोड़ा सा वक्त दें। उसके बाद मैंने अपने वालिदैन को अलहदगी में बताया कि मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती। उनसे क्या, मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। मैं अभी सदमे में हूँ। मुझे रोज़ उन्होंने समझाना कि तुम्हारी बच्ची है, पहाड़ जैसी ज़िंदगी है, कैसे गुजारोगी, क्या करोगी। और उसी दौरान मैंने 1-2 बार कहा कि हम वापस चलते हैं यूके। मेरे वालिद जो हैं वो कहते नहीं, अभी हमने इधर रहना है, आपने जाना है तो जाएं। अपने वालिदैन के बगैर मैं भी नहीं जाना चाहती थी। वक्त गुजरता गया, मेरे वालिदा ने रोज़ मुझे समझाना और एक रोज़ तो मेरे वालिद और वालिदा मेरे पास आ गए और मुझे आके कहते कि बेटा तुम्हें हमारे हमारे लिए तुम ये शादी कर लो, हम चाहते हैं कि घर की बात घर में रह जाए। मैं अपने वालिद और वालिदा की तरफ देख रही थी। मैंने अपनी वालिदा से कहा कि अम्मी जान, अगर आप सिर्फ शादी का कहें तो मैं सोच सकती हूँ, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो मैं नहीं कर सकती। मेरे वालिद और वालिदा काफ़ी देर मेरे पास बैठे रहे, मुझे मनाते रहे। मैं काफ़ी दिनों से उनकी बातों के ऊपर कायल हो चुकी थी और आखिरकार मैंने हाँ कर दी। उसके बाद सादगी के साथ मेरे शौहर के भाई के साथ शादी कर दी गई, मेरे मरहूम शौहर के भाई के साथ। अब शादी हो गई और मुझे ये शादी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे अपना शौहर ही नज़र आ रहा था। अब मैं रातों को सोती थी, मेरे ख्वाबों में भी मेरा शौहर आता था। मैं दिन भर उसको तलाश करती थी और जो क्वालिटियाँ मेरे शौहर के अंदर थी वो उसके भाई के अंदर नहीं थी। मैं देखती थी कि ये दोनों एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ हैं। उसके बाद कुछ वक्त हमने वहाँ गुजारा और मैं वापस यूके आ गई। अब यूके पहुंची तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई जुर्म करके आई हूँ, कि मैंने कोई जुर्म किया है। जो मुझे अपने आप में एक तकलीफ महसूस हो रही थी। अब वहाँ पहुंचकर मैंने काम काज शुरू कर दिया। मेरे शौहर का फ़ोन आना, मैं ना चाहते हुए भी उससे बात करती थी और 10वीं सी बातें होती थी। वो अक्सर कहता कि तुम मुझसे बात नहीं करती ज़्यादा। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद को समझाया कि जो भी है अब ये तुम्हारा शौहर है, इसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी। तो मैं उसके साथ मतलब कि फ्री होने लगी। और फिर उसका 1.5 साल के बाद वीज़ा जो है वो अप्लाई हो गया, उसके कागजात डॉक्यूमेंट बन गए और वो भी यूके आ गया। जब वो यूके आया, हमारे साथ रहने लगा और उसके बाद उसकी बहुत सी आदत जो हैं जिनसे मुझे उलझन होने लगी। सबसे बड़ा मसला ये था कि मेरा जो साबका शौहर था, जो फौत हो चुका था, वो 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता था और अक्सर अगर मैं सो रही होती थी तो मुझे वो जगाता था कि उठो नमाज़ पढ़ लो। लेकिन ये उसके बरक्स था। अगर मैं इसे कभी कहती कि तुम नमाज़ पढ़ लो तो ये मुझे कहता कि मेरी नमाज का मैंने हिसाब देना, तुम कौन हो, तुम अपने काम से काम रखो। फिर ना तो ये जॉब करता था ठीक तरीके से, किचन के काम में ये हाथ नहीं बटाता था और बाकी के जो मामला थे, कहीं कभी कैश एंड कैरी पे, कभी कहीं पे जॉब, कभी डिलीवरी पे जॉब, तो ये जॉब करते करते जो पैसे कमाता था वो भी घर पे नहीं देता था। मुझे पैसों की कमी नहीं थी, मैं अच्छे कमा लेती थी, लेकिन फिर भी उसका हक बनता है कि मेरा हाथ बटाए ताकि हमारी ज़िंदगी और खुशहाल हो सके। तो ये एतराज़ात थे और मैं कहीं ना कहीं अपने शौहर साहब का शौहर को भी ढूंढ रही थी। वो मुझे इसमें मिल नहीं रहा था और मैं इसकी बातों को टोकती थी, ये मेरी बातों को टोकता था, मैं उसकी बातों को टोकती थी और हमारे दरमियान ये मामला बढ़ते ही जा रहे थे। हमारी आए रोज़ कोई ना कोई बात होती थी जिस पे लड़ाई होती थी और आखिरकार मैंने इसे कह दिया कि तुम मेरी बच्ची को भी ना छुआ करो, इसे तुमने गोद में नहीं उठाना, तुम्हारा इससे कोई तल्लुक नहीं है। और हम दोनों एक दूसरे से उलझन में रहने लगे। और फिर इसने बीच में मुझे कहा कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। 3 महीने की छुट्टी ली थी और 3 महीने का कहकर ये पाकिस्तान चला गया। 3 महीने गुजर गए, उसके बाद तकरीबन कुछ 6 महीने के बाद ये वापस आया। जब ये वापस आया तो
इसका लहजा थोड़ा सा बदला हुआ था। जब मैंने देखा कि ये पहले से कुछ मुख्तलिफ है तो मैंने भी अपने आप को समझाया और मैंने कहा मुझे इसके साथ रहना है और मैंने वो नमाज और ये चीज़ें, इससे कोई सवाल नहीं करना, बस ज़िंदगी को अच्छे से गुजारें। मैं इसकी तरफ राग़िब हो रही थी और हमारी तरफ ज़िंदगी पहले से थोड़ी नॉर्मल होने लगी, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी आने लगी कि जब मैंने इससे बात करनी, इसका कोई फ़ोन बजना, हम बैठे हैं तो इसने फ़ोन उठाना और बाहर निकल जाना, या फिर कोई मैसेज सुन रहा तो फ़ोन का वॉल्यूम कम कर लेना, ये चीज़ें देखकर मुझे बड़ी उलझन होती थी कि ये क्या मुझसे चोरियां कर रहा है। तो एक रोज़ मैं बैठी हुई तो मेरी पाकिस्तान से चची हैं, उनका फ़ोन आया मेरे पास। मेरी चची जो है, उनकी मेरी खाला जो है, उनके साथ कुछ ना कुछ अनबन ही रहती थी। मेरी खाला और मेरी जो अम्मी अबू थे वो आपस में रिश्तेदार भी थे पहले से, तो सारा ख़ानदान एक दूसरे को अच्छे से जानता था। अब मेरी चाची कहती कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा शौहर जो है इसकी दूसरी शादी हो गई है। मैं हैरान रह गई। अब मैं हैरान थी और खामोश थी। मैंने अपने शौहर से पूछा तो उसने कहा कि हाँ मैंने शादी की है। मैंने वहाँ से डायरेक्ट छुट्टी के बाद शौहर के गई, वहाँ जहाँ वो काम करता था वहाँ जाकर उसको बुलाया, उससे पूछा। उसने कहा हाँ मैंने शादी की है, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया था, मेरी ज़िंदगी ख़राब की हुई थी। और दूसरी तरफ मैं खामोश होकर वापस आ गई। अब मैं सोच रही थी कि मैं इससे तलाक ले लूँ। कुछ 2-3 दिन गुजरे तो मेरी उसी चची का दोबारा फ़ोन आया। उसने मुझे कहा कि क्या तुम्हें पता है कि जो इसकी शादी हुई है इसमें तुम्हारी अम्मी और अब्बू इनको भी मालूम था, उनकी खबर थी, उनकी रजामंदी के साथ ये शादी हुई है। कहती मेरी तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं सीधी उठी और अपने वालिद और वालदा के पास गई और मैंने उनसे कहा कि आप दोनों कसम खाकर कहें कि आपको मालूम था कि ये शादी कर रहे हैं दूसरी। तो मेरी वालिद और वालदा ने कहा हाँ हमें मालूम था। बेटा तुमने रिजवान की ज़िंदगी इतनी अजीरन कर रखी थी कि हर रोज़ उससे लड़ाई झगड़ा, उसकी मामला ख़राब किए हुए थे। हमने उसे कहा कि जाओ पाकिस्तान में शादी कर लो, ताकि जब तुम पाकिस्तान जाया करो तो वहाँ तो चंद दिन सुकून के गुजार सको। तो हमारे कहने पर ही उसने शादी की है। अब ये लड़की कहती है कि मैं परेशान हूँ कि मेरे वालिदैन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं उनकी आंखों का तारा, मैंने उनके कभी इनकार नहीं किया, उनकी कोई बात रद्द नहीं की। सिर्फ ये एक शादी वाली बात थी जिससे मैंने कहा था कि मैं ये नहीं करना चाहती, लेकिन वो भी उनकी बात मैंने मान ली। लेकिन अब मैं उस शख्स को मज़ा चखाऊंगी। अब वो उस शख्स से तलाक लेना चाहती है या क्या करना चाहती है। वो शख्स भी कहता है कि अगर तुमने रहना है रहो, नहीं रहना तो तुम तलाक लो, अलग हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी है। जबकि इस लड़की के वालिद और वालदा हैं, वो कहते हैं कि बेटा तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाओ ताकि तुम उसके साथ रहो और तुम्हारी ज़िंदगी चलती रहे। वो जो पाकिस्तान वाली लड़की है वो यूके नहीं आएगी कभी भी, तुम ही इसकी बीवी हो और तुम ही रहोगी। लेकिन मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही। अब ये लड़की राय पूछ रही है कि मैं क्या उससे तलाक ले लूँ, क्या मुझे उसे छोड़ देना चाहिए, क्या होगा आने वाले वक्त में। तो आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बाकी मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी आसान बनाए। और अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नंबर है 03002520 629। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।